हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई साहब आज हम लोग जीओसी पढ़ने वाले हैं जिसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक, देखो जीओसी क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टूल है। जिसने जीओसी अच्छे से पढ़ लिया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। ये चीज को आपको अच्छे से समझ कर रखना है। लाइक जीओसी एक टूल है जहां पे आपको सारी चीजें बताई जाती है। लाइक बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, किस रिएक्शन में रिएक्टिविटी क्या होगी, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीजें आपको जीओसी में बताई जाती है। प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन ये भी आपको थोड़ा बहुत जीओसी में बताया जाता है। तो जीओसी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, जैसे कि आज हमारा लेक्चर 1 है, तो जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। ठीक, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग के बेसिकली यहाँ पे 3 अलग अलग मैंने नाम लिखा के रखा है। जैसे कि बॉन्ड ब्रेकिंग को हमने दूसरे वर्ड में कहा बॉन्ड फिजन, और उसे आप कह सकते हो बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ना है आप सभी को, ताकि आप सब लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर निकल जाए। और यही मेरा मोटिव है कि हर बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स स्कोर करे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो नीट जेईई सीईटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग वाला टॉपिक। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर करते हैं जहां पे मैंने ए और बी कंपाउंड है, ए बी नाम का वो एक कंपाउंड है, इनके बीच में मैंने एक बॉन्ड को इससे शो किया है। इसमें आपने किसी सी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें क्या पढ़ना होता है बेसिकली, कि कितने तरीके से हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से हम लोग बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, इस चीज को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो देखिए हमने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन कंसिडर की है जिसमें आपको एक चीज मैंने लिखाया है कि हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना को ऑब्टेन करती है। ठीक है, मतलब ए और बी में आपने कुछ सी डाला तो ही आपका कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी तो वहां पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। पहली चीज तो आपको ये समझना है। ठीक है, सो नाउ यहां पे मैंने लिखा है ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग फंक्शन फिनोमेना। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग फंक्शन फिनोमेना होता है। अब ये कैसे होता है, किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, वो हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। द फर्स्ट वन इज होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, सबसे पहला है आपका होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, बी का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, चलिए, और दूसरा होता है आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलिटिक को ही हम लोग कहते हैं होमोलिसिस। होमोलिटिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? होमोलिसिस। चलिए, तो एक रिएक्शन हमने कंसीडर किया है। लेट अस टेक एग्जांपल कि भाई ये ए बी नाम के कोई प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इनके इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर दिया है। अब होता क्या है, यहां पे आपको समझना यह है कि जब बॉन्ड टूटेगा, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड टूटेगा तो उसके एक एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम के पास चले जाएंगे। ठीक है, लाइक अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ए एटम के पास जाएगा। ठीक है, और यहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बी एटम के पास जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनके ऊपर एक डॉट मैंने यहां पे बना के दिखाया है। एज यू कैन सी, ये डॉट आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और जो स्पीशीज के ऊपर चार्ज नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये चीज आपको समझना है भाई। ठीक है, और होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है, देख भाई साहब, यहां पे हो क्या रहा है,
ये दो एटम है और ये दोनों एटम के ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, ठीक है। कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को नहीं छीनेगा। यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी को। तो यहां पे जब ये प्रोसेस होगा, होमोलिसिस प्रोसेस होगा या होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो आपको फ्री रेडिकल मिलेंगे। वही चीज मैंने यहां पे लिखाया है, इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग्स इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स सो दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इंटरमीडिएट आर ऑब्टेन्ड। मतलब देख, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। ये रेडिकल्स जो है इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। इस चीज को आपको समझना है। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दो एटम्स के बीच के, ठीक है। ये दो बॉन्डिंग एटम्स है, ठीक है। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गया, किसी ने किसी के इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सेप्ट किया या नहीं छीना, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हमने क्या नाम दिया, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और इससे जो बनने वाला स्पीशीज होगा वो क्या होगा, हमेशा फ्री रेडिकल होगा, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बात यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे आपको मैं दो चीज समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। एक तो तू ऐसा समझ, अगर मैंने ऐसा हाफ एरो बनाया तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसकी तरफ, ए की तरफ। लेकिन व्हाट इफ मैं यहां बना देता हूं, अगर मैंने ऐसा दो साइड का एरो बनाया, ठीक है, तो आपने इसे याद रखना है कि यहां पे ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन होगा। और हाफ एरो का मतलब होता है, मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गया, और अगर मैं इसको यहां बनाना चाहूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बी की तरफ चलेगा। तो ये तुम्हारी हो गई होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। चलिए अब दूसरी प्रकार की बॉन्ड ब्रेकिंग समझते हैं। जैसा कि देखो भाई, मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जहां पे, या केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जहां पे आप किसी चीज के नेचुरल फिनोमिना को स्टडी कर रहे हो, चीज हो चुकी है, लेकिन आप अपने पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो कि भाई अगर ये चीज हुई है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। समझ में आ रही है? आप कोई दूसरा दिमाग लगा के वहां पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं कर सकते आप, है ना। आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वहां पे ये चीज के हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल बना, ये सारी चीजें, ठीक है। देखिए अब दूसरा जो है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग पूरा क्या पूरा अपोजिट है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग का। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग का पूरा अपोजिट कौन है, हेट्रोलिटिक। अब यहां पे तुम्हें समझना है कि यही सेम एग्जांपल लिया है मैंने, ए बी नाम के कोई दो एटम्स है, ठीक है। इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे से क्या होगा, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये चीज होती है कि यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? हेट्रोलिटिक बॉन्डिंग में ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम पे चले जाते हैं। अब तुम करोगे सवाल कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक एटम कैसे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आता है केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वही के वही वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपने पास ले लेगा। तो वही, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ या एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास जाएंगे या शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा इस डेफिनेशन में, मैंने कहा इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन आर कंप्लीटली शिफ्ट टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की बड़ी ज्यादा है बी से, एज कंपेयर टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम इज मोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा
कि हमें यहाँ पे आयंस बनते हुए दिखेंगे। दो फंडा समझना है, अगर जब आयंस बन रहे हैं तो वहां पे हेट्रोलिटिक बॉन्डिंग होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ठीक है। तो यहां से मुझे बनने वाला प्रोडक्ट मिलेगा A+B-, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। आयंस मिलेंगे, कटायंस अनायंस मिलेंगे, हमें कटायंस और एनायंस मिलेंगे। ये चीज तुझे समझ के रखनी है मेरा बच्चा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड वी गेट आयंस, ठीक है, हमें आयंस मिलते हैं। तो ये कुछ आपको बेसिक चीजें मैंने बताया कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस दो तरीके से हो सकती है। पहला है आपका होमोलिसिस, जहां पे आपके इलेक्ट्रिकली फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई साहब यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे जा रहे हैं और वो एटम होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू अनदर एटम, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसका आप नोट बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि जीओसी में अभी हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं। अब मैंने इससे पहले भी कहा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग कितने तरीके से हो सकती है, और इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको इंटरेस्टिंगली एक चीज बताना चाहता हूँ, सबसे मेजर रोल होता है वाटर का, ठीक है। बॉन्ड किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी सब्सटेंस को डिसोसिएट करने या तोड़ने के लिए सबसे मेन काम किसका होता है, H2O का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग H2O की थोड़ी बहुत कहानी जानेंगे कि वो क्या करता है एक्चुअल में काम, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है H2O, ठीक है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है। पहली चीज, H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट, एक पोलर सॉल्वेंट होता है जिसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब मैंने H2O से पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा कि भाई मैं एक समाज सेवा करता हूँ, सोशल सर्विस करता हूँ। तो मैंने पूछा कैसे, तो उसने कहा ऑक्सीजन, H2O के ऑक्सीजन से मैंने पूछा, तो ऑक्सीजन ने कहा कि मेरी रेंज में अगर कोई पॉजिटिव स्पीशीज आ जाती है तो मैं उसको स्टेबलाइज कर देता हूं, ठीक है। क्या कर देता हूं मैं, उसको स्टेबलाइज कर देता हूं। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपको उतने ध्यान देना है, ठीक है। मैं उसको क्या कर देता हूं, स्टेबलाइज कर देता हूं। ये मैंने उसको क्या कर दिया, स्टेबलाइज किया। अब बोलोगे सर आपने इतने सारे डैश क्यों बना दिए, तो आप लोग को समझना है कि ये ऐसा, ये एक ऑक्सीजन ऐसे वाटर के सारे ऑक्सीजन मिलके इसको हर तरफ से घेर लेंगे, भाई घेर लेंगे ऐसा, ठीक है। दूसरा मैंने पूछा H से कि भाई तुम क्या करते हो, तो H ने मुझसे कहा कि सर मैं भी स्टेबलाइज करता हूं, मैं भी समाज सेवा करता हूं, लेकिन जब मेरी रेंज में कोई नेगेटिव स्पीशीज आ जाती है तब मैं स्टेबलाइज करने का काम करता हूं, ठीक है। तो वो अपने दोनों हाथ से उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। मतलब अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको ऐसा बना लो, ठीक है, इसको हर तरफ से H ने घेर लिया, ठीक है, इसको हर तरफ ने क्या कर लिया, B को H ने घेर लिया, ठीक है। अब B को H ने घेर लिया मतलब उसने उसको स्टेबलाइज किया, ठीक है। क्या किया भाई, स्टेबलाइज किया। तो अभी के लिए मैं आपको लिखा सकता हूं कि H2O helps to stabilize, ठीक है, और H2O is a polar solvent, H2O is a polar solvent। क्या है ये, एक पोलर सॉल्वेंट है। यहां तक बात क्लियर हो गई, एक मिनट, ठीक। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक थोड़ा इशू की वजह से मैं थोड़ा पॉज कर लिया था वीडियो। तो हाँ, हम कहाँ थे, H2O क्या काम था इसका, स्टेबलाइज करने का। किसको स्टेबलाइज करने का, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको स्टेबलाइज करने का भाई,
ए प्लस वाली स्पीशीज को, मतलब किसी पॉजिटिव स्पीशीज को स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है? आपका ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर का ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि भाई हाइड्रोजन तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा सर मैं भी समाज सेवा करता हूं, मेरे रेंज में अगर कोई बी नेगेटिव स्पीशीज आ जाती है तो मैं क्या करता हूं? उसे स्टेबलाइज करता हूं। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि H2O जो है स्टेबलाइज करने का काम करता है, और H2O एक पोलर सॉल्वेंट है जिसके पास सर डाइपोल मोमेंट है। क्या है सर? डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, जिसके पास डाइपोल मोमेंट है। क्लियर हो गया? एक पोलर सॉल्वेंट है, इसके पास प्लस माइनस चार्ज है, इस वजह से। नाउ अब मैं अगर कहूं आपसे H2O इन HCl या HCl ले लो, एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल समझ रहे हैं HCl की कहानी, ठीक है। HCl को कैसे स्टेबलाइज करेगा, और HCl आपको जैसा कि पता है वो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं एक स्टोरी, HCl इन H2O, ठीक है। अब सुनिए कहानी क्या होती है। कहानी ये है, मान लीजिए किसी ने HCl को कहा कि भाई तुमको लोगों ने एसिड मानने से मना कर दिया, तो HCl बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो HCl क्या करेगा? देखो सबसे पहले इस कंटेनर में हमने भर दिया है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इसके अंदर है आपका पोलर सॉल्वेंट, ये एक चीज समझ लिया आपने, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैंने बोला भाई HCl तुझे तो एसिड मानने से इनकार कर दिया लोगों ने, तो बोले अच्छा, तो मैं उसने क्या किया, सीधा इसमें जंप लगा दी भाई, पानी में जंप लगा ली, और पानी ऐसा ऊपर दिख रहा है, हाँ भाई शिकार आ गया। तो अब वो क्या करेगा, सुनो अब मैं आपको थोड़ा सा यहां समझाता हूं क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस है हाइड्रोजन के ऊपर। अब क्या होगा, वो ये करने की कोशिश करेगा Cl, ठीक है, और यहां पे आपका बन गया H, ठीक, सॉरी यहां पे आपका हो गया H और यहां पे आपका Cl, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, किसको? H को, और ये Cl को कौन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा? बोलो जल्दी से। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की किसकी जिम्मेदारी होती है? तो आपने कहा था सर कि वाटर जो है इसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है, ये क्या कर देगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। मतलब हर जगह से अगर आप देखोगे क्लोरीन को वाटर के H ने सराउंड कर लिया, ठीक है। अब इसको स्टेबलाइज कर लेगा, और इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? आपका ऑक्सीजन स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब H को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। तो ऑक्सीजन H के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, खींच रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सॉरी H के इलेक्ट्रॉन को ना, ठीक है, ये ऐसा समझ लो, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं तो इसके ऊपर आ गया इसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा अगर आप समझोगे, क्लोरीन इसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है भाई? आपका H, तो यहां पे इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी चीज कब स्टेबलाइज होती है आपको समझना ये है, या तो वो न्यूट्रल होगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो वो क्या है भाई? स्टेबलाइज है, ठीक है। मतलब या तो आप उसके ऊपर चार्ज कम कर दो, ठीक है, बाय एडिंग सम ग्रुप या एडिंग सम एटम, ठीक है, जो उसको उसके स्टेबलाइज कर दे, उसके ऊपर चार्ज कम कर दे, उसको चार्ज हटा दे, तो वो स्टेबल बन जाएगा। तो यही सेम फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है आपका हाइड्रोजन को स्टेबल कर रहा है, HCl का जो हाइड्रोजन है उसको स्टेबल कर रहा है, इतने ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो एक टाइम आएगा, एक खटाक से टूटने की आवाज आएगी, जहां से आपको H प्लस बनते हुए दिखेगा और Cl माइनस बनते हुए दिखेगा। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये चीज समझना है आपको कि H प्लस बनता नहीं है, इसे बनाया जाता है। मतलब भाई समझ लो कि इसको स्टेबलाइज करने के बाद ये H प्लस बन रहा है और यहाँ पे Cl माइनस बन रहा है। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एसिड की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, तो तुम कहोगे सर जो H प्लस आयन दे उन्हें हम कहते हैं एसिड। तो देखो हमें मिल गया यहाँ पे H प्लस आयन। यही तो है कि अगर मैं कह दूं HCl का तुमने क्या कराया सर? डिसोसिएशन करवाया, तो तुम्हें H प्लस मिला और
Cl माइनस मिला, ठीक है, H प्लस मिला और Cl माइनस मिला, तो यही तो है आपका एसिड। तो वाटर में अगर आप देखोगे तो पोलर सॉल्वेंट की हेल्प से तुमने यहाँ पे आयंस बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, यहाँ पे किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, तो तुमको मैंने पहले पढ़ाया है कि यहाँ पे जब तुम्हारे पास आयंस फॉर्म हो जाए तो तुमने कहा सर ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है। समझ में आई मेरा बच्चा बात? ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है जिसमें आयंस फॉर्म हो रहे हैं। सो पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आयन बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई बात? तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू, ऐसा लिख दो टू फॉर्म, या फिर ऐसा लिख दो टू ब्रेक अ बॉन्ड of HCl and form ions, we must require a polar solvent। क्या बोल सकते हैं इसे हम? पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और पोलर सॉल्वेंट क्या कर देता है? इसको स्टेबल कर देता है ना। अच्छा, स्टेबलाइज कर दिया से पोलर सॉल्वेंट ने, ठीक है। और सबसे अहम चीज जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, नोट, H और Cl, ठीक है, H और Cl, H और Cl, ठीक है। मुझे बताइए इनका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है कमेंट में, ठीक है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि सर इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो ये है, और कुछ दिमागदार लोग कहेंगे कि ये है, लेकिन सही वही बोलेगा जिसने हसनैन सर से केमिस्ट्री पढ़ी हो, ठीक है। तो वो कहेगा सर ये सबसे करेक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन है HCl का, क्योंकि H और Cl दे बोथ आर नॉन मेटल्स, ठीक है। They behave like hydrogen behave, sometimes it behave like a non-metal, और इनके बीच में होती है कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या होती है सर? इनके बीच में होती है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में होती है पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? तो HCl के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, इनके बीच में होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अच्छा, तो इस मुद्दे से आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि सर H2O जो है वो स्टेबलाइज करने का काम करता है, और वो एक पोलर सॉल्वेंट है जिसके पास एक डाइपोल मोमेंट है, जिसकी हेल्प से उसने इस H को स्टेबलाइज किया, इस Cl को स्टेबलाइज किया। और कब तक किया सर? जब तक बॉन्ड टूटा नहीं। बॉन्ड कब टूटेगा? जब उसके पास से सारे चार्जेस लिए दे जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा? स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, उतनी। अच्छा, जब बॉन्ड टूटेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होगी? रिलीज होगी। क्या होगी सर? रिलीज होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो क्या काम करता है, और HCl वाटर में एसिड के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो उसके कुछ कंक्लूजन्स मैंने लिखे। पहला, पोलर सॉल्वेंट आल्सो स्टेबलाइज आयंस को स्टेबलाइज करता है। कैसे करता है मैंने बताया, ठीक। चार्जेस तुम कम कर दो, स्टेबलाइज हो जाएगा। दूसरा, टू ब्रेक अ बॉन्ड इन आयंस पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड कब होगा? जब हमें किसी स्पीशीज से आयंस रिक्वायर्ड होंगे। दूसरा है, सबसे आखिरी मतलब क्या है? HCl बिहेव एज अ एसिड इन H2, ठीक है। जल में आपका HCl जो है वो क्या बिहेव करेगा? कैसा बिहेव करेगा? एसिड के जैसा बिहेव करेगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे लिया। अब दूसरा जो है HCl जो होगा H2O में क्या होगा? HCl इन
CCl4, ठीक है, सॉरी, HCl को अगर आपने CCl4 में डाला तो क्या होगा? अगेन वही कहा, HCl को हमने कहा तुम्हें एसिड मानने से लोगों ने इनकार कर दिया। HCl बोलेगा अच्छा ऐसा है, भागते भागते जाएगा इस कंटेनर में डुबकी मारेगा, और जब तू डुबकी मारेगा तो उसे CCl4 ऐसा देख रहा होगा और बोलेगा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि HCl जो है यहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और CCl4 जो है इसका नाम बताओ जरा कमेंट में क्या है, वैसे तो मैं बता देता हूं, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टेट्राक्लोराइड। अब होता क्या है, CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, HCl क्या करेगा जब CCl4 में जाएगा, इसका होता है डायपोल मोमेंट 0, तो ये पोलर सॉल्वेंट नहीं है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, ये चीज याद रखो, ठीक है। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो आयंस को स्टेबलाइज नहीं करते, तो HCl क्या करेगा भाई, गया खटाक 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 यहां बैठ गया, ठीक, HCl बोलेगा स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो कोई भी उसका स्वागत नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी पोलर सॉल्वेंट है ही नहीं कंटेनर में, हमने पूरा या पूरा क्या ले लिया भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया जिसका डायपोल मोमेंट होता है 0, ठीक है, एक ये चीज समझना है। तो क्या HCl यहाँ पे एसिड जैसा बिहेव किया था? नहीं किया, HCl एसिड जैसा बिहेव नहीं किया, तो हम लिख सकते हैं HCl डज नॉट बिहेव लाइक एन एसिड, बिहेव लाइक एन एसिड, ठीक है, याद रखेंगे सभी। अब आते हैं यहां पे इसी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर हमने कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अब अगर किसी पोलर सॉल्वेंट के नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमने किसी को डाल दिया है, तो होता क्या है, सिंपली यहां पे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक है, मतलब होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कहां पे होगी, तो आपको याद रखना है कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगी, ठीक है, मतलब आपके वहां पर रेडिकल्स फॉर्म हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रेडिकल्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रेडिकल फॉर्म हो गए, न्यूट्रल रेडिकल क्या हो गए, फॉर्म हो गए। ये चीज को समझना है आपको कि भाई होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, 0 होगी सर, ये चीज आपको समझनी है। चलिए अब देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर एक फ्रीक्वेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक साथ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है AB, जिसमें से B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है एज कंपेयर टू B। तो जब A से AB टूटेंगे तो आपको A प्लस B देंगे, और जहां पे आपको एनर्जी कितनी लग रही है, E1 एनर्जी। मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि E1 क्या है और E2 E3 E4 सब क्या है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये बना तो कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा कि IP दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा, ठीक है, आयन बनने के लिए जो लगता है दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर दूसरा जब A बन रहा हो, जब B बन रहा होगा तो आपको कहीं ना कहीं EA पढ़ा होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर जब ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में जब आयंस फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे A प्लस B, ठीक है, इनके बीच में सर्टन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये अभी भी थोड़ा अलग नहीं हुए, तो सर्टन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन करेगा, E4। कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें वर्क डन करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा देवे, ठीक है, और आयंस को सेपरेट कर देवे। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या हुआ सर, A B जो है ये टूट के A प्लस B दे दिया, कहीं ना कहीं आपका A बनने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगा होगा, कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगी होगी, फिर ये दोनों के आयंस को सेपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हें E4 लगा होगा, दैट इज वर्क डन और लेटाइस एनर्जी, ठीक है, मतलब आयंस को सेपरेट करने के लिए आपको ये एनर्जी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सर एक तो ये पहली एनर्जी में डिस्कस करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पहले दूसरे की बात करता हूँ। E2 जो है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा जब आपका A बन रहा हो, EA क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, E3 कितना होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, और E4 का आप कह सकते हो लेटाइस एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो
कि जो भी वर्क डन किया है आयंस को सेपरेट करने के लिए वो आपका E4 होगा। अब बात की जाए कि जब ये टूटा तो इसके लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को हमने नाम दिया बॉन्ड एनर्जी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसे हमने क्या नाम दिया, बॉन्ड एनर्जी का नाम दे दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि कोई भी बॉन्ड इतना आसानी से नहीं टूटता है। ठीक है, देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब सवाल ये आता है, एक तो दो तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो बॉन्ड टूट सकते हैं, या तो आप सॉल्वेंट यूज कर लो, कोई एक्सटर्नल एनर्जी फैक्टर मत दो। ऐसा आप समझ लो कि बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको कोई एक्सटर्नल एनर्जी फैक्टर देने की जरूरत नहीं, आपने पानी में सीधा डाला कंपाउंड को, कंपाउंड टूट गया और आपके बॉन्ड टूट के आयंस बना दिए। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया सर, आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी फैक्टर लगा दो, एनर्जी देके बॉन्ड तोड़वा दो। ठीक है, क्या वो चीज पॉसिबल है? क्या वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो उस चीज को हमको समझना है। ठीक है, तो जल्दी से इस चीज को लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर होगा, फिर हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे। ओके, तो चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, क्या है इस चीज को समझते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है सर? वो इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे बॉन्ड टूट जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो देखिए अब उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कब दे, कौन से बॉन्ड तोड़ने के प्रोसेस में दे जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है बॉन्ड टूटने में? तो आंसर है होमोलिटिक प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग में कम एनर्जी लगती है किसी भी कंपाउंड को तोड़ने में, और जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो होमोलिटिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी to break a particular or a specific covalent bond, while heterolytic process consists of a high amount of energy to break a bond to form ion। एक ये चीज समझ लो। चलिए फिर हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे, जो कि है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये एवरेज है बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां समझाने की कोशिश किया है, लेट अस कैलकुलेट अ बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन। तो मीथेन का हमने कराया डिसोसिएशन, जो कि ऑफ कोर्स हमको क्या मिला यहाँ पे, फ्री रेडिकल के फॉर्म में मिला। फ्री रेडिकल, क्योंकि हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, होमोलिटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फ्री रेडिकल मिले। अगेन क्या करो भाई, इस CH3 को लो, इसका डिसोसिएशन कराओ, जो कि हमको जब CH4 का हमने डिसोसिएशन कराया, सो वी गेट एन इंटरमीडिएट CH3, देन वी टेक CH3 अगेन एंड इसका डिसोसिएशन हमने कराया तो CH2 मिला और फिर एक हाइड्रोजन गया। मतलब एक कार्बन से हमेशा एक एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हटाते जाओ। ठीक है, तोड़ते जाओ। फिर यहाँ से CH2 लो, इसका बॉन्ड हटाओ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, फिर CH लो, फिर इसके पास से एक हाइड्रोजन निकालो। तो भाई साहब ये जो हमने किया ना, इन सब में हर स्टेप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर स्टेप में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी है मेरा भाई। अलग अलग अमाउंट में अगर एनर्जी लगी है तो इसे ही तुमने क्या नाम दे दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ में आ गई भाई? CH4 का जब हमने डिसोसिएशन कराया, तो जब भी हमने इसका डिसोसिएशन कराया तो हर एक टाइम पे हमें अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जी लगी है। तो अगर मैं कहूं कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन को अगर तुमने कैलकुलेट कर तुम्हें कहा गया तो तुम क्या करोगे, सटाक से E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 करोगे। तुम्हें क्या कहा गया, अगर तुम्हें कहा गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4, तो तुम खटाक से क्या करोगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 करोगे और इसे डिवाइड बाय 4 करोगे। इसी को तुमने नाम दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी नाम दिया। समझ में आ रहा है? ये सारे एनर्जीज का आप एवरेज निकाल के निकालोगे CH4 का बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ गई बात?
और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं आपको नोट बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब अगर जो भी तुम्हारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी सेम होती है, लाइक H2Cl2, ठीक है, ये सब के सब क्या है, या फिर I2 ले लो, ठीक है, हेलोजेंस का I2 ले लो, ठीक है, आयोडीन ले लो, ये सब की सबकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सेम बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो याद रखिए कि यहां पे हर एक स्टेप में अलग अलग, पहला बॉन्ड टूटने में अलग एनर्जी गई, दूसरे बॉन्ड टूटने में अलग एनर्जी गई, तो जब आप इन सब एनर्जी का एवरेज लोगे तो आपको मिलेगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4। तो ये था आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो भी कॉन्सेप्ट है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी होगी कि हमने GOC में आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा। एक तो पढ़ा हमने बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ा, ठीक है, फिर हमने होमोलिसिस पढ़ा, हेट्रोलिसिस पढ़ा, ठीक है, ये जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग के ही टाइप, ठीक है। ऑल्दो हमने आज बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में अच्छे से समझा, हमने समझा कि वाटर कैसे स्टेबलाइज करता है किसी स्पीशीज को, किसी चार्ज को कैसे स्टेबलाइज करता है, और जो होमोलिसिस प्रोसेस है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में होगा, ठीक है, क्योंकि एक डायपोलर सॉल्वेंट है वो, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलूं किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी वो कहां पे लगेगी, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कह सकते हो कि सर वो होमोलिसिस प्रोसेस या होमोलिटिक प्रोसेस में लगेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक हमारा ये चैप्टर होता है, मतलब चैप्टर नहीं बोल सकते हैं, ये टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले सारे के सारे भाई टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत लगती है ये सारी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और टाइमिंग में अगर आपको बता दूं तो 2-3 हो रहा है, और हम यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात के 2-3 हो रहा है, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं काफ़ी बहुत छोटा बच्चा हूँ, आप लोग मुझे भाई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अपनी डेडिकेशन से पढ़ाई, अगर कुछ भी कमी होगी तो आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए काम कर सकूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।